बेटा कैसे हो? जी सर, मैं ठीक। ठीक हो? अच्छा, परसों लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था बेटा? सर हम फिजिक्स कर रहे थे। उसमें हमने फिजिक्स में हमने को फिजिकल क्वांटिटीज। बारे में पढ़ लिया था कि बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज किसको कहते हैं। जी। ठीक हो? आज हम उसी को लेके चलेंगे। अच्छा, अब देखो बेटा, हमने परसों पढ़ा बेस क्वांटिटीज जो हैं उसको हम बेसिक क्वांटिटीज का नाम भी देते हैं, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम भी देते हैं, उसके साथ साथ उसको हम प्राइमरी क्वांटिटीज का, लेकिन बेस क्वांटिटीज बेसिकली इसको कहा जाता है। अब हमने कहा बेस जी। क्वांटिटीज जो हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं जो डिपेंडेंट नहीं होती। जी। अब इनकी बेस क्वांटिटीज की यूनिट जो हैं वो सारी की सारी बेस यूनिट्स होती हैं, ठीक है बेटा? ये हमने लास्ट जी। क्लास भी कर लिया। हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज, अब बेस क्वांटिटीज बनी कैसे, यानी बेस क्वांटिटीज कैसे डिसाइड हुई कि ये बेस क्वांटिटीज है। व्हेन द साइंटिस्ट एग्रीड कि देयर शुड बी अ कांस्टेंट, देयर शुड बी अ सिस्टम फॉर द यूनिट्स ना, तो उन्होंने एसआई सिस्टम बनाया। तो जब एसआई सिस्टम बनाया तो फिर ये मुद्दा आया कि भैया अब इसमें कुछ चीजें तो बेस भी, क्योंकि हर एक सिस्टम की कुछ ना कुछ बेस होती है, हर एक चीज की कोई जी। ना कोई, जैसे घर बनाते हो घर की भी बेस होती है, फाउंडेशन। जैसे आप जी स्कूल जाते हो तो स्कूल की भी बेस बनाई जाती है, कोई सब चैप्टर पढ़ते हो, कोई सोल्यूशन निकालते हो, कुछ भी करते हो तो उसके लिए बेस होना बहुत जरूरी है। जी। इसी तरह एस आई सिस्टम जब बना तो कहा गया इसकी कोई बेस होनी चाहिए। तो फिर साइंटिस्ट बैठे और मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट जिस 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 यूनिट जिस जिस उसके ऊपर क्वांटिटी के ऊपर एग्रीड हुए कि हाँ यार ये बेस क्वांटिटी है, तो मेजॉरिटी जिसको मिली उसको बेस क्वांटिटीज बनाया गया। तो एसआई सिस्टम के अंदर जो बेस क्वांटिटीज हैं वो सिर्फ 7 हैं, ठीक है? इन 7 के अलावा कोई बेस क्वांटिटी मौजूद नहीं। अब वो 7 कौन कौन? क्वांटिटी नंबर 1 है लेंथ। सबसे पहली जो है लेंथ है और इसकी यूनिट जो है वो है मीटर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम के। उसके बाद सेकंड नंबर पे है मेरे पास मास। इसकी यूनिट है किलोग्राम और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है केजी के साथ। अच्छा, ये जो केजी होता है ये स्मॉल लिखा जाता है, ठीक है बेटा, बड़ा नहीं लिखा जाता, केजी स्मॉल के जी। लिखा जाता है, केजी नहीं लिखा जाता, के बड़ा नहीं लिखा जाता। लिख भी लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए लेवल में प्रॉब्लम आती है, वो लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नंबर 3 है टाइम। टाइम में सेकंड्स इसकी यूनिट है और इसको एस से या एस ई सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, स्मॉल एस या एस ई सी। 4 नंबर पे आपके पास है टेम्परेचर। नंबर 4 पे आपके पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो बेस यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो है केल्विन। इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। 5th नंबर पे यूनिट है आपके पास, जो क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसको ज्यादातर लोग करंट लिखते हैं, लेकिन करंट गलत है, ठीक है। जी। करंट जो है वो थोड़ा सा अलग चीज भी है, उसीलिए उसको इलेक्ट्रिक करंट लिखना है, आपने करंट नहीं लिखना। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए के साथ। नंबर 6 है, नंबर 6 है वो आपके पास होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये दो यूनिट है, तो ऊपर नीचे कर सकते हैं हम। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट
इसकी यूनिट है कैंडेला, CD से रिप्रेजेंट की जाती है। उसके बाद लास्ट यूनिट है आपके पास, इसकी जो लास्ट लास्ट 7 नंबर जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये मोल, मोल, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है MOL। जी यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके पास जो है ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं। इन 7 के अलावा आपकी कोई क्वांटिटी बेस नहीं है। SI सिस्टम में सिर्फ ये 7 जो है ये बेस क्वांटिटीज है, और इसी की ये जो यूनिट्स हैं ये बेस यूनिट्स। समझ आ गई? इसी की जो जी क्वांटिटी यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कौन सी बेस यूनिट्स हैं, तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला एंड मोल, ये बेस यूनिट्स हैं। कोई पूछे क्वांटिटीज बेस कौन सी हैं, तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बेस यूनिट्स है। अच्छा, दूसरी, इनकी तरतीब ऊपर नीचे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। जी समझ आ गई ना? तो जी इस आपके पास जो यानी क्वांटिटीज हैं, इसकी सीक्वेंस अगर ऊपर नीचे भी आप कर दो, लेंथ को नीचे कर लो, टाइम को ऊपर कर लो, कोई फर्क नहीं। लेकिन ये SI सिस्टम में ये 7 जो है ये बेसिक क्वांटिटीज है, इन 7 के अलावा और कोई बेसिक। जी इतनी क्वांटिटीज हैं वो आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज, इन 7 के अलावा जितने आपके पास यानी क्वांटिटीज आएंगी ड्राइव क्वांटिटीज, वो इन्हीं 7 से मिलके बनी है। जैसे कि देखो एरिया, एरिया जो है वो क्या है, एरिया जो है वो आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यानी फर्स्ट क्वांटिटी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो 2 बार तो एरिया बन गया, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम बन गया। अच्छा, अब लेंथ और टाइम को डिवाइड कर दो, लेंथ अपॉन टाइम तो स्पीड बन गई, वेलोसिटी बन गया। ठीक है, इसी जी तरह मास को मल्टीप्लाई कर दो G के साथ तो वेट बन गया। तो ये जितनी क्वांटिटीज हैं आपकी बेस क्वांटिटीज से ही मिल के बनी। वो आपकी ड्राइव में कोई भी क्वांटिटी हो, वो बेस क्वांटिटी से मिल के बनी। सही हो गया? अच्छा, अब जी गौर की बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपकी फिजिक्स के अंदर O और A लेवल्स के अंदर आपने सिर्फ ये 5 क्वांटिटीज डिस्क्राइब करनी है। इसमें जी A लेवल के अंदर हमें सिर्फ ये 5 क्वांटिटीज डिस्क्राइब करनी होती है कंप्लीटली। यानी लेंथ को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है, मास को करना है, टाइम को करना है, टेम्परेचर को करना है, इलेक्ट्रिक करंट को करना है। ये 5 बेस क्वांटिटीज हमने डिस्क्राइब करनी है। ये बाकी 2 जो है ये बाद की कहानी है, यानी ये आपकी ग्रेजुएशन में आ रहा है, उससे पहले ये हम डिस्क्राइब नहीं करते। यानी हमारे पास ये जो 5 क्वांटिटीज है ये पूरी O लेवल में हमें पढ़ी, यानी जितना O लेवल में हमने फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स में हमारे पास जो जितना कुछ भी हमने पढ़ना है वो इन्हीं 5 के अकॉर्डिंग पढ़ना है। समझ आ गई? जी ठीक हो गया? अच्छा, अब ये तो हो गई क्वांटिटीज। अब जरा इन क्वांटिटीज को एक एक को पढ़ते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हमारे पास आती है लेंथ। अब ये लेंथ जो है ये है क्या, और लेंथ को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, कोई आइडिया है आपके पास? मेजरमेंट के लिए।
हाँ, मेजरमेंट के लिए ही डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन कैसे, अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन द लेंथ, तो आप क्या कहोगे? आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लेंथ, नहीं आ रहा जहन में कुछ? चलो समझा देता हूँ। लेट्स सपोज देखो, ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये बी है। अब इसके बिटवीन ये जो पाथ है ना बेटा, जी जो पाथ है आपके पास, इसको कहा जाता है लेंथ। वो यूं हो, ये पाथ हो, ये वाला पाथ हो, ये स्ट्रेट पाथ हो, यूं पाथ हो, यानी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इट्स कॉल्ड लेंथ। यानी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इट्स कॉल्ड लेंथ। आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी कर लो, तो आपके पास जो पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स आएगा वो आएगा लेंथ। यानी लेंथ को अगर सिंपल मुझे डिफाइन करना है ना बेटा, तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ द लेंथ इज पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इट्स कॉल्ड लेंथ। क्लियर होगी बात? जी अच्छा, अब लेंथ को दो जगहों पे डिवाइड किया जाता है। एक कहा जाता है लेंथ को डिस्टेंस, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड जी डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्टेंस जो है, इसको अगर मैं कहूं कि डिफाइन करो, यानी लेंथ तो डिफाइन हो गया आपके पास, ठीक है, लेंथ तो सिंपली डिफाइन हो गया कि लेंथ क्या है, वो तो आपके पास आ गया कि पार्ट बिटवीन टू पॉइंट इट्स कॉल्ड लेंथ। अब कहा जाता है डिस्टेंस को डिफाइन करो, तो डिस्टेंस को मैं कहता हूं एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट, एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इट्स कॉल्ड लेंथ। यानी अगर कोई मुझसे कहे कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो मैं कहूंगा द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। वो किसी तरह भी हो सकता है, सीधा सीधा भी हो सकता है, घूम फिरा के भी हो सकता है। यानी आपसे कोई कहता है आपसे स्कूल तक का जो पाथ है वो डिस्टेंस है, घर से मार्केट तक का पाथ, घर से पार्क तक का पाथ, ये डिस्टेंस। बट इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। एक्चुअल पाथ का वर्ड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअल पाथ का मतलब होता है जो उसके साथ पाथ है, बस हमें ये नहीं पता क्या है, किधर से किधर तक, ये की बात नहीं होगी। बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई से भी दो पॉइंट, कोई से जी भी दो पॉइंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना, जब ये समझ लोगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाती है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट मैं कहता हूं ना, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं कहता हूं डिस्टेंस, डिस्टेंस इन आ, ओहो शिट, एक मिनट बच्चों, डिस्टेंस इन आ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी आपका डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। आपको अगर मैं ये कहता हूं कवर 10 किलोमीटर, तो इसका मतलब है मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। यानी एक्चुअल पाथ 10 किलोमीटर है, वो डिस्टेंस। अगर कोई आपसे कहता है जी मैं जी 10 किलोमीटर चल के आया हूं, मैं जी 2 किलोमीटर चल के आया हूं, मैं जी 1 किलोमीटर चल के आया हूं, मैं जी 10 मीटर चल के आया हूं, मैं जी 3 मीटर चल के आया हूं, तो वो डिस्टेंस की बात कर रहा है।
वो किसकी बात कर रहा है? डिस्टेंस की बात कर रहा जी। है। क्लियर? अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा चेंज है। अगर मैं यही बात कुछ इस तरह कहूं कि डिस्टेंस, यानी मैं ये कहूं कि आई कवर 10 किलोमीटर टूवर्ड स्कूल, टूवर्ड होम, टूवर्ड पार्क, यानी एक डायरेक्शन दे दूं, या ये कह दूं डिस्टेंस में जी 4 किलोमीटर चल के आपके पास आया, तो देखो मैंने आपके पास एक डायरेक्शन यूज की। तो जब मैं कोई डायरेक्शन की बात करता हूं तो वो डिस्टेंस नहीं होती, वो डिस्प्लेसमेंट होती है, वो डिस्प्लेसमेंट होती है। क्लियर होगी बात? यानी डिस्प्लेसमेंट मतलब है डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और डिस्टेंस का मतलब है आपके पास के एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। जी। क्लियर होगी बात? जी। बात समझ आ गई? जी। अच्छा, अब यहां पर ये तो हो गया लेंथ। इसके बाद बारी आती है किस चीज की बेटा? मास। मास की। अब अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज मास, मास क्या होता है, हैव एनी आइडिया? मास किसको कहते हैं? A large body of matter. लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैटर। अगर स्मॉल क्वांटिटी हो तो भी मैटर। हाँ। अच्छा, अब गौर से सुनना, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर, वो छोटी हो बड़ी हो वो कैसे ही क्यों ना हो, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, एक बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है। अब मैटर क्या क्या है? मैटर क्या चीज है? मैटर क्या क्या है? मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस। जी। तो यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस कितना है बॉडी के अंदर? बॉडी का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी, वो कुछ भी है, जी। वो कुछ भी है, यानी वो आपका जी कार है, कार के अंदर सॉलिड है, वाटर है, वाटर के अंदर लिक्विड है, एयर है, एयर के अंदर गैसेज है। ठीक है, लेट्स सपोज कोई डॉग है, तो डॉग के अंदर लिक्विड गैस तीनों है। हमारी बॉडी है तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों है। तो जब हम जाते हैं और हमें डॉक्टर कहता है यार आपका वेट है जो 60 है, तो बेसिकली वो वेट की बात नहीं करता, वो आपके मास की बात कर रहा है कि आपके अंदर जो बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस कितना है। तो उन तीनों को मिला के वो आपको बता रहा होता है आपकी बॉडी का जो मास है वो 60 kg है। तो मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। एक बॉडी अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है, और मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस है। तो सॉलिड, लिक्विड, या सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस, या तीनों हो सकते हैं, या दो हो सकते हैं। ठीक है ना? एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल आपने भर दी, अब बोतल जो है वो सॉलिड है, अंदर पानी जो है वो लिक्विड है। तो सॉलिड और लिक्विड को मिला के जो उसका मास बन रहा है वो उसका मास है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी उसमें। ठीक है, तो जी। क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, ये मास कहलाता है। मास की जो यूनिट है वो है केजी, किलोग्राम। कभी भी न्यूटन नहीं है बेटा, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वेट। आप जाओगे तो डॉक्टर आपको कहेगा आपका मास जो है, आपका वजन जो है वो जी 60 kg है। हालांकि वो वजन नहीं होता, वैसे हमारे हमें समझाने के लिए वो बात कर रहा होता है। अदरवाइज आपका जो मास होता है वो 60 kg होता है। यानी डॉक्टर जो आपको बता रहा है वो वेट यूज, तो वो वेट कर रहा है लेकिन बता आपको मास के बारे में रहा है। ठीक हो गया ना? जी। तो
क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी वो मास कहलाता है। और मास और वेट में फर्क है। वेट है यानी मास को जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है तो वो वेट बनता है। ठीक है, तो वेट एक अलग चीज है, वेट एक अलग चीज है, मास एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। ठीक हो जी गया, डन हो गई बात? जी। चलो, ये तो हो गया मास। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टाइम। टाइम। अच्छा, अब टाइम जो है, टाइम क्या है? टाइम का मतलब होता है ड्यूरेशन। टाइम मीन ड्यूरेशन। जी ड्यूरेशन का मतलब होता है यानी आप कैसे रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड टाइम, हाउ मच द ड्यूरेशन बिटवीन टू पीरियड। जैसे आपकी क्लास के एक ड्यूरेशन है कि इतने टाइम हमने क्लास लेनी है, उसके बाद डेट्स ऑल। तो ये क्या हो जी गया आपके पास? टाइम का मतलब होता है ड्यूरेशन। अच्छा, एक होता है टोटल टाइम, एक होता है टाइम पीरियड। ये दो अलग अलग चीज। एक टाइम पीरियड हम नॉर्मली यूज करते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में नॉर्मली आप अगर लिखते हो तो टाइम पीरियड आपका, यार टाइम पीरियड कितना। अच्छा, टाइम पीरियड इज अ डिफरेंट थिंग और टाइम ड्यूरेशन इज अ डिफरेंट थिंग। लेट सपोज आपके पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो हैंग होती है उसको पेंडुलम कहा जाता है। अब ये यहाँ से मैं इसको पुश करके यहाँ ले आता हूँ, यूं यहाँ पर आ गया पॉइंट ए पे, और इस चीज से छोड़ देता हूँ तो ये पॉइंट ए से आता है पॉइंट ओ की तरफ, ओ पे आके रुकता नहीं है बल्कि ऊपर चला जाता है। तो यहाँ तक बी पे जाता है। अब बी से वापस जब आता है तो ओ पे, और ओ से वापस ए पे चला जाता है। इसी तरह होता है, यानी स्विंग है। आप झूले में बैठे हो, झूला झूल, जी झूला झूल रही है, इट्स कॉल्ड पेंडुलम। अब जी यहाँ पर ये जो है बेटा, यहाँ से ये ए से बी और वापस ए, ये पूरा एक राउंड कंप्लीट हुआ है इसका। यानी ए से बी पे गया, बी से वापस ए पे आ गया। तो जब ये ए से बी पे गया और बी से वापस ए पे आ गया, एक राउंड जो इसने जो कंप्लीट किया, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। यानी एक राउंड कंप्लीट करने के टाइम, वो है टाइम पीरियड। बट अगर ये 10 राउंड हो, उसके लिए जो टाइम होगा वो होगा टाइम पीरियड। वो होगा सॉरी टाइम टेकन, वो होगा टाइम टेकन। मतलब ये हो गया कि अगर टोटल टाइम की बात करूं तो वो टाइम टेकन होता है, और अगर किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करूं तो वो टाइम पीरियड होता है। तो पेंडुलम्स के अंदर टाइम पीरियड जो होता है वो होता है आपका टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट राउंड। वन कंप्लीट राउंड जो होता है उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और अगर टोटल टाइम की बात की तो वो है आपके पास टाइम टेकन। ठीक हो गया? और इसकी यूनिट होती है सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। क्लियर होगी बात? अच्छा, क्लियर हुई? जी। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? हैव एनी आइडिया? क्या है इसका? टेम्परेचर। किसको कहते हैं टेम्परेचर, कुछ पता है? चलो, हॉटनेस और हॉटनेस और कोल्डनेस। हाँ गुड हो गया। यानी द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस। जी यानी द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस, इट्स कॉल्ड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर नॉर्मली जो है ना वो डिफरेंट वैल्यूज है हमारे पास। टेम्परेचर के लिए तीन स्केल्स हैं। एक है सेल्सियस, जिसको हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं, लेकिन सेल्सियस और सेंटीग्रेड में फर्क है। एक है फ़ारेनहाइट और एक है केल्विन।
हमारे ये केल्विन एसआई सिस्टम है, जी लेकिन ज्यादातर मेजरमेंट जो होती है, जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं, वो सेल्सियस में आती हैं। अच्छा, अब सेल्सियस और केल्विन में एक बड़ा गहरा ताल्लुक। केल्विन स्टार्ट होता है 273 से नॉर्मली, और 373 तक जाता है, यानी ये नॉर्मल स्केल रखा गया है इसका। इससे कम ज्यादा होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्मल स्केल पे इसका ये रखा गया। सेल्सियस का है 0 से 100, यानी सेल्सियस का 0 और केल्विन का 273 ये इक्वल है, और सेल्सियस का 100 और केल्विन का 373 ये इक्वल है। यानी अगर सेल्सियस को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ प्लस 273 करना है। यानी अगर सेल्सियस 10 है तो प्लस 273 कर दो तो 283 हो गया आपके पास केल्विन में। और अगर केल्विन से मुझे जाना है सेल्सियस में तो माइनस 273 करना है बस, और कुछ नहीं। कह रहा हूँ कि बात। अच्छा, ये फ़ारेनहाइट जो है ये टोटली चेंज है थोड़ा सा। फ़ारेनहाइट जो होता है ये स्टार्ट होता है 32 से और एंडिंग होती है इसकी 180 पे। मीन आपके पास जो सॉरी 32 से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। इसके अंदर टोटल 180 डिविजन्स होते हैं। टोटल कितने डिविजन्स होते हैं? 180 डिविजन्स, ठीक है। जी 180, और ये एंड होता है आपके पास 212 के ऊपर, यानी 32 से स्टार्ट होके 212 के ऊपर जाता है। तो इसकी 180 डिवीजन और इसके 100 डिवीजन इक्वल है। मतलब ये जो होता है ये 5 डिवीजन, इसके 9 डिवीजन, 9/5 के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है। बट इसको ध्यान में मत रखो, ये जी कुछ अलग, बस इतना समझ लेना कि सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन क्या है। अच्छा, ये जो फ़ारेनहाइट है ना, आपके पास जो आपके स्कूल टेम्परेचर होता है, आप बुखार होता है, आपसे कहते हैं जी आपका जी 101 है, वो सेल्सियस में नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट में होता है। आपसे कहा जाता है 102 है, फ़ारेनहाइट में होता है। तो फ़ारेनहाइट में आप नहीं नापा जी जाता है, नहीं नापा जाता, ठीक है ना। तो हम तीन स्केल यूज करते हैं, बट इंटरनेशनली एसआई यूनिट जो है वो है केल्विन, और फिजिक्स के अंदर ज्यादातर मेजरमेंट हम हो गया। जी अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो 5th नंबर क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी क्या डेफिनेशन होगी, आपके जहन में क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक करंट की definition क्या, कुछ आइडिया है? the flow of electricity in an electric current हाँ, बट इसको थोड़ा सा मैं एक चेंज कर देता हूँ। The flow of electrical charge, not the electricity. Electricity is the other form of electricity. Electric current. Electricity is the other form of electric current. ठीक है? Electricity is also called current. तो उसको हम यहाँ यूज ही नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लोइंग चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। द फ्लो ऑफ चार्ज इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दो होते हैं, एक नेगेटिव जी चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों का फ्लो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराना बड़ा मुश्किल होता है। चार्ज बेसिकली नेगेटिव ही फ्लो होता है, पॉजिटिवली फ्लो नहीं होता। लेकिन दोनों चार्ज का फ्लो, यानी फ्लो ऑफ चार्ज जो है, सिंपल वर्ड में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी यहां हम लिख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, इट्स जी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि बेटा हमारे पास एक होता है वाटर करंट, एक होता है एयर करंट, एक होता है आपके पास प्रोविजनल करंट। तो करंट बहुत से टाइप के हैं, तो वो हमारे बेस यूनिट, बेस क्वांटिटीज नहीं है। बेस क्वांटिटी है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, और वो हमारे पास है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक। तो सिंपल वर्ड कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक।
फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक हो गया? जी जी सही है? जी क्लियर हो गया यहाँ तक? इसकी यूनिट जी जो है वो है एम्पेयर, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। ठीक है? अच्छा, और इसके लिए जो मेजरिंग डिवाइस है ना बेटा, वो एम मीटर होती है आपके पास। एम मीटर से इसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे टेम्परेचर के लिए डिवाइस होती है हमारे पास थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को नापते हैं। जैसे हमारे पास टाइम के लिए डिवाइस होती है सेकेंड वॉच, स्टॉप वॉच वगैरह, उससे डिवाइस कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पास लेंथ के लिए डिवाइस है, मीटर टेप है, मेजरिंग टेप है, रूलर है। ठीक है? उसके साथ साथ और बहुत सी डिवाइसेज हैं। सही हो गया? वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर है, इस तरह और हैं। अच्छा, मास के लिए जो हमारे पास डिवाइसेज हैं, मास के लिए वो हमारे पास भी, यानी जैसे कि आपके पास होती है फिजिकल बैलेंस, व्हील बैलेंस। ठीक है? और आपके पास उसके साथ साथ बीम बैलेंस और फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है। जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, उसके पास एक बैलेंस होता है, उसमें वो आपको कोई भी चीज मेजर करके देता है। इसी तरह होता है। जी तो वो जो बैलेंस है वो बीम बैलेंस वगैरह होता है। अच्छा, वेट और मास में ये फर्क है कि वेट जो होता है वो कभी भी बीम बैलेंस से नहीं हो सकता। जो आप जाते हो डॉक्टर के पास अपना वेट चेक कराने, और वो आपको एक मशीन पे खड़ा करता है, तो उसके ऊपर लिखा होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या बीम बैलेंस, या उसके ऊपर फिजिकल बैलेंस है, वो उसके ऊपर कभी भी न्यूटन मीटर नहीं लिखा होगा। यानी वेट कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन मीटर अप्लाई किया जाता है। ठीक है? जी या स्प्रिंग बैलेंस लगाया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस हो तो भी आपका वेट आएगा, मास नहीं आएगा। क्लियर होगी बात? जी चलो, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। आपकी तमाम जो क्वांटिटीज हैं वो अटेम्प्ट हो गई हैं। इंशाल्लाह कल हम इसमें यानी नेक्स्ट क्लास में हम इसमें नेक्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। जी